गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम कल से आगे स्टार्ट करते हैं। अब मेरा टॉपिक जो है नेक्स्ट पेज पे मैं आ गई हूँ, पेज नंबर 2 पे, और मैंने ये ऊपर वाला सारा छोड़ दिया है 5th 6th 7th 8th पॉइंट, क्योंकि इनका भी कोई खास वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ आपने यही बताना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जिसके आधार पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस लागू होते हैं, बस ठीक है। अब चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स दिखाई दे रहा है सबको? ओके, तो इनकम टैक्स में क्या क्या स्पेशल बातें हैं वो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये उसी बंदे से लिया जाता है जिस बंदे की इनकम होती है। अगर मैं इनकम अर्न कर रही हूँ तो टैक्स मैं ही दूंगी, मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली का बंदा या कोई भी फ्रेंड नहीं देगा, ठीक है। तो टैक्स का बर्डन मेरे पे ही होगा। दूसरा कह रहा है कि सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स की जो प्रोविज़न है, जो भी सिस्टम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगाती है। देखो, इम्पोज्ड एंड रिकवर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगा सकती है, ये सेंट्रल टैक्स है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तीसरे नंबर पे आ रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम का मतलब यही है कि अब मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख रुपए है। अगर मैंने 1 लाख रुपए की सैलरी अर्न की है, उस सैलरी को कमाने के लिए अगर मेरा 2,000 रुपये का खर्चा हुआ है, और तो 2,000 या 20,000 खर्चा हुआ है, तो वो लेस करने के बाद जो मेरा पैसा बचा वो हुआ 80,000। तो मुझे 80,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। तो मतलब कहने का ये कि जो एग्जैक्ट आपकी इनकम होती है, एक तो वो निकालनी है खर्चे निकालने के बाद। उसके अलावा सरकार कुछ लिमिट डिसाइड करती है कि आपकी कितनी इनकम टैक्स फ्री है और कितनी टैक्सेबल है। तो जो अमाउंट वो बताएगी, वो अमाउंट हम माइनस कर लेंगे और जो बच जाएगा उसी पे टैक्स लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि जो टैक्स होता है वो सिर्फ टोटल इनकम पर लगता है। ग्रोस टोटल इनकम एक वर्ड आएगा जो मैं आगे समझाऊंगी। आपका जो टैक्स है वो ग्रोस टोटल इनकम पर नहीं लगेगा, टोटल इनकम पर लगेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चौथे नंबर पे आ रहा है टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी, हालांकि इसमें थोड़ा डिटेल दे रखी है, वो इसलिए शॉर्ट करूँगी क्योंकि ये चीज़ें ना आगे डिटेल में आएंगी दोबारा से। तो मैं सिर्फ यहाँ पे यही बताऊँगी कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के दौरान कुछ लिमिट्स डिसाइड कर रखी है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें आप देखोगे पार्ट नंबर ए है सीनियर सिटीज़न, ठीक है। सीनियर सिटीज़न वो होते हैं जो 80 साल से नीचे के होते हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर के हो गए, वो सीनियर सिटीज़न में कहलाते हैं। मोर देन 60, देखो एज ऑफ 60 ईयर्स, जो 60 साल के हो चुके हैं और 60 साल से ऊपर के हैं लेकिन 80 साल से नीचे के हैं। सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं जो 80 साल से भी ऊपर के हैं। अदर इंडिविजुअल में आ गए जो 60 साल से नीचे के हैं, वो हमारे क्या नाम हो गए, अदर में आ गए। फिर से बता रही हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, सी से स्टार्ट करती हूँ। मान लो मेरी एज क्या है, 46 है, तो मैं अदर इंडिविजुअल में आती हूँ। अगर मेरी एज 70 होती तो मैं सीनियर में आती। अगर मेरी एज 81 होगी तो मैं सुपर सीनियर में आऊँगी, ठीक है। अब रह गई बात फर्म, कंपनी और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उनकी उम्र का कोई चक्कर नहीं होता, इसलिए उनको कोई सीनियरिटी हम इस तरह से दे नहीं सकते। उनके केस में एक तो एज का मामला नील हो गया, और दूसरा क्या चीज़ है, अब आप देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ। सीनियर सिटीज़न जो होता है ना, उसको उसकी टोटल इनकम में 3 लाख रुपए तक की इनकम आपकी एग्जम्प्टेड है। मान लो मैं 61 ईयर्स की हूँ, तो मैं सीनियर सिटीज़न में आ गई, और मान लो मेरी इनकम 5 लाख की है, तो 5 लाख में से 3 लाख सरकार कहती है माफ़ हो गए आपको, तो मुझे 2 लाख पर टैक्स देना है। उसी तरह से सुपर सीनियर सिटीज़न में अगर मैं आती, तो मैंने बोला मेरी इनकम 5 लाख की है, और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए ये रूल लागू होता है कि 5 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरी इनकम 8 लाख है, तो मुझे 3 लाख पर टैक्स देना है। और अदर इंडिविजुअल में पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे अब मैं अदर इंडिविजुअल में आ रही हूँ और मेरी अगर साल की इनकम 10 लाख है, तो मेरा पहला 2.5 लाख नील हो गया, 7.5 लाख पर मैं टैक्स दूँगी। और जब रह गए फर्म, कंपनी और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये क्या होंगे, इनको कोई भी टैक्सेशन का मतलब बेनिफिट वो नहीं है, एग्जम्पशन नहीं है, इनकी सारी इनकम पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अदर इंडिविजुअल में मैं दोबारा आ रही हूँ। अदर इंडिविजुअल में जैसे मेरे आपके जैसे लोग आ गए, HUF यानी हमारी फैमिली आ गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि अगर 2 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वो एसोसिएशन होगी, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मैं बाद में एक बार डिटेल में डिफ़ाइन करूँगी, फिर आप सिर्फ इतना नाम याद रख लीजिए।
ठीक है, तो ये 14 पॉइंट क्लियर हो गया कि टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट क्या है हमारी। नाउ हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं। 5वां नंबर कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स क्या हैं। अब प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर ये ना काफ़ी इसमें रेट्स दे रखे हैं। फ़िलहाल आप रट्टा अभी मत मारो, वो जब बाद में आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, देन आप इस रेट्स को यहाँ मेंशन कर सकते हो। फ़िलहाल आपको मैं सिर्फ इतना समझाऊंगी। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ। जैसे मेरी इनकम 2 साल पहले 8 लाख थी, फिर पिछले साल 9 हो गई, अब मेरी 10 हो गई, तो क्या होगा कि जो टैक्स का रेट है मान लो 10% भी है, 20 भी है, 30 भी है। इंडिविजुअल, ये जो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना इंडिविजुअल, इनके लिए रेट्स होते हैं, पहले होता है 5%, फिर होता है 20%, फिर होता है 30%, जो इस समय चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम एक लिमिट तक है तो 5% लगेगा, उस लिमिट के बाद क्रॉस कर रही है तो 20 लगेगा, और उसको भी क्रॉस कर रहा है तो 30 लगेगा। इसका मतलब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स के रेट भी बढ़ते हैं। ये बात ऊपर वाले ए पे, बी पे, सी पे लागू होती है, लेकिन जो डी है उस पे लागू नहीं होगी, क्योंकि उसको एक फिक्स रेट से टैक्स देना होगा और वो उनका मैक्सिमम रेट होगा। मैक्सिमम रेट हमारे यहाँ पे कितना है, 30% है, तो वो लोग इस रेट पर टैक्स देंगे। समझ में आ गया? 5वां पॉइंट क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आ रहा है सरचार्ज। सरचार्ज को वैसे इसने काफ़ी लंबा चौड़ा डिफाइन कर रखा है। मैं फ़िलहाल आपको रेट्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पर हो तो आपको लगेगा अरे क्या मुसीबत आ गई। तो अभी हम इसको सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर एक पर्सन की टैक्सेबल लिमिट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको टैक्स पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टैक्स पर टैक्स को ही सरचार्ज कहा जाता है। फिर से वापस आ जाओ, इनकम टैक्स का मतलब क्या है, इनकम पर टैक्स। लेकिन सरचार्ज जो है, जब मैंने टैक्स कैलकुलेट किया ना अपना इनकम टैक्स वाला, जब टैक्स कैलकुलेट किया, मान लो मेरी 10 लाख की इनकम पर मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 टैक्स आया, और अगर मेरी इनकम एक लिमिट के बाहर है, मान लो सरकार कहती है 5 लाख से ऊपर जाओगे ना तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई है, तो पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उस टैक्स के ऊपर एक और रेट लगेगा, उसे मैं बोलूँगी सरचार्ज, राइट। और सरचार्ज जैसे 10% भी है, देखो आपको दिख रहा है, 15 भी है और कहीं कहीं 12 भी है। ये मैं आपको रेट्स अलग से नोट्स बना के फिर मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सरचार्ज का मतलब क्या है, एक तरह से कि आप जो भी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उस टैक्स के ऊपर एक और चार्ज लगाते हैं, दैट इज़ सरचार्ज, राइट। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी हेल्थ यानी कि हमारी सेहत और एजुकेशन हमारी पढ़ाई। अभी सरकार जो हमारी हेल्थ पर खर्चा करती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है या और बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन, जैसे आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, लड़कियों के लिए खासकर। आप लोगों को भी कई तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं, आपने देखा होगा। ये पैसा कहाँ से आता है, ये इस सेस से आता है। सेस का मतलब होता है वो पैसा जो एक चार्ज के तौर पर होता है, और उसको एक पर्टिकुलर जगह पर ही आप खर्च कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी ये जो सेस है वो सिर्फ हेल्थ या एजुकेशन पर ही सरकार खर्च कर सकती है, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा इस समय सभी एसेसिस के लिए लिखा हुआ है ना, ऑल एसेसिस, सभी एसेसिस के लिए वो है 4% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अभी आपने वापस आ जाओ, सबसे पहले आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, जो टैक्स कैलकुलेट किया किसके ऊपर किया, ये देखो टैक्स ऑन टोटल इनकम किया। उसके बाद आपने अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगाया, उन दोनों को टोटल किया, फिर उसके ऊपर आपने 4% और लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो आपका उसमें ऐड हो जाएगा। तीनों को मिलाकर ही आपका इनकम टैक्स बनेगा, ठीक है। 9th पॉइंट में आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इसको कौन मैनेज करता है, संभालता कौन है, तो इंडिया में CBDT
CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये देखो CBDT दिख रहा है आपको। तो ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है सरकारी जो पूरे देश में सेंट्रल टैक्स यानी कि इनकम टैक्स को मैनेज करता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। नाउ 10th पॉइंट पे आ जाएंगे, एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब क्या है एलोकेशन का मतलब कहाँ कहाँ बांटना है इसको, कौन से अमाउंट को, जो इनकम टैक्स हमने लोगों से इकट्ठा किया है वो। तो अब आपने क्या करना है, इनकम टैक्स का जो भी पैसा होता है, देखो सबसे पहले हक होता है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको लगाती है। लेकिन सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती है, कुछ पैसा वो स्टेट को भी देती है। अब आप देखोगे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने जो रिकवर किया इज़ एलोकेटेड अमॉन्ग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया आपको। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन, मतलब वो तो रिकमेंडेशन कौन देता है, फाइनेंस कमीशन जो ये सरकार का है, वित्त आयोग जिसको आप कह सकते हो, वित्त आयोग जो डिसाइड करता है उस पोर्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये पैसा टैक्स का बट जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये 3 अमाउंट आप देख रहे हो 1 2 3, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी पैसा लेने का हक नहीं है। कौन सा वाला, एक तो वो इनकम टैक्स जो कंपनी से मिला है। अब कंपनी भी तो प्रॉफिट अर्न करती है ना, तो टैक्स देती है, लेकिन कंपनी से जो इनकम टैक्स मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बांटा जाएगा। दूसरा अमाउंट ऑफ सरचार्ज, ऊपर आपने देखा ना सरचार्ज का जो पैसा इकट्ठा होगा वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का सारा पैसा भी सरकार अपने पास, कौन सी वाली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। यहाँ तक बात बच्चे समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रहा है बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, यानी कि कैसे चार्ज किया जाता है। फ़िलहाल मैं आपको ले चलती हूँ पॉइंट नंबर 1 पे, कैसे चार्ज किया जाता है। यानी एक तो इसके बेसिक्स बताइए। बेसिक्स का मतलब वही है कि क्या क्या आपने देखा। एक तो इनकम टैक्स हमारा एनुअल टैक्स है, ये सरकार जो चार्ज करती है वो एनुअल टैक्स के हिसाब से चार्ज करती है, मतलब साल में टैक्स लगता है आपकी ना, पूरी साल की इनकम पर टैक्स लगता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पिछले साल की इनकम पर इस साल टैक्स दूंगी मैं, और इस साल की इनकम पर मैं आगे आने वाले साल में टैक्स दूंगी। तो हमेशा इनकम टैक्स जो होता है प्रीवियस ईयर, पिछले साल की इनकम पर लगता है एंड कहाँ जाता है, नेक्स्ट ईयर में जाता है। तो पिछले साल को मैं बोलूँगी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को मैं बोलूँगी क्या, असेसमेंट ईयर। दिख रहा है आपको असेसमेंट ईयर। चलो तीसरी बात जो कह रहा है वो है टैक्स रेट फिक्स किए जाएंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल आपका ना बजट आता है, आपने देखा होगा मार्च में एक बजट आता है सरकार का, और उसके ऊपर काफ़ी टीवी के ऊपर बहस होती है और अखबारों में वही छाया होता है बजट पेश हुआ संसद में, फलाना ये ढुकाना, ये पास हुआ, वो पास हुआ, ये रेट्स बने हैं। तो उस बजट को किस तरीके से पेश किया जाता है, फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है वो पेश करता है एक तरह से, और टैक्स रेट वहाँ डिसाइड होते हैं। नाउ चौथे नंबर पे आता है टैक्स इज़ चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 231। टैक्स जो है हर पर्सन पर, अब ये पर्सन कौन है इसकी डेफिनेशन मैं बाद में दूंगी। हर व्यक्ति पर चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। बस आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न लेड डाउन बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 या एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है। 5वें नंबर पे आ रहा है टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। यह मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, टैक्स आपकी ग्रोस टोटल इनकम पर नहीं होगा, टोटल इनकम पर होगा। ये रहा टोटल इनकम आपका, ठीक है। अब 6ठे नंबर पे आ रहा है हमारा इनकम टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड एट द सोर्सेज ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स हमसे लेंगे कैसे, वो कैश लेंगे, किस तरीके से लेंगे। मैं आपको छोटा सा अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी सैलरी आती है हर महीने, और कॉलेज वाले क्या करते हैं, मेरी सैलरी से हर महीने टैक्स का थोड़ा सा अमाउंट काट लेते हैं और बाकी की सैलरी मुझे पकड़ाते हैं, ठीक है। अब वो जो अमाउंट काट लेते हैं ना, वो कटा हुआ अमाउंट वो सरकार को एक टाइम के बाद जमा करा देते हैं।
तो ये कॉलेज की ड्यूटी है कि वो मेरी सैलरी देने से पहले टैक्स काट ले और सरकार को जमा करा दे। इसे बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहाँ पर मैंने कमाया, जब मैंने कमाया। ये तो इनकम टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड एट द सोर्सेज ऑफ इनकम। मेरा सोर्स सैलरी का है और कहाँ से मिल रहा है, मुझे कॉलेज से मिल रहा है, तो कॉलेज तभी मेरा काट लेगा जब मेरे को सैलरी देगा। और पेड इन एडवांस, कभी कभी लोग अपनी होने वाली इनकम पर एडवांस में भी टैक्स पे कर देते हैं, तो ये दो तरीके से पे किया जा सकता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि टोटल इनकम को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, वो आपको दिखा रहा है। 5 हेड दिखाया ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, जो मैं आपको कल समझा चुकी हूँ। ठीक है जी। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेकर 4 से लेकर, और मैं चलूँगी नेक्स्ट पेज पे, आप देखोगे सरचार्ज है, मार्जिनल रिलीफ है और हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस है। मैं इसलिए आगे चल रही हूँ क्योंकि यहाँ तक आप चेक कर लेना, जहाँ पर है ना हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, यहाँ तक का पोर्शन मैं अभी छोड़ रही हूँ, ये बाद में करेंगे हम। ठीक है, अब चलिए आगे। अभी जो मेन करवाने का है आज, सबसे पहले आपको समझाने का है कि इनकम क्या होती है, क्योंकि हमें टैक्स की जो गुणगान करे जा रहे हैं वो उसकी पीछे रीज़न क्या है, इनकम होना। ठीक है, फ़िलहाल मैं इस टॉपिक को भी अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर रही हूँ और मैं आगे चल रही हूँ कंसेप्ट ऑफ इनकम पर। पहले इसको समझिए, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। ये है हमारा पेज नंबर 7। ठीक है जी, कंसेप्ट ऑफ इनकम। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ इनकम क्या कहती है, मतलब इनकम के बारे में कुछ बातें बताएगा वो हमारे को। अभी तक तो हमने टैक्स करे जा रहे हैं, रेट्स है, ये है, वो है। इनकम के बारे में अभी हमने ज़्यादा सा किया नहीं है, तो पहले इनकम के बारे में कुछ रूल्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। जैसे ये पहले पैराग्राफ में हमें ये बता रहा है कि आपका टैक्स जो इनकम पर लगता है, तो इनकम के बारे में हमें पता होना चाहिए। इनकम आपकी 5 सोर्सेज से होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ये तो बात क्लियर है आपको। अब चलते हैं आगे। नंबर 1, देयर आर सम रूल्स। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर डिसाइडिंग वेदर इट इज़ ए इनकम और नॉट। मान लो मेरे पास 5,000 रुपये कहीं से आए हैं, तो मुझे ये बताना होगा कि ये इनकम है कि नहीं है। कोई इनकम उसको उस 5,000 को मैं इनकम शो करूं या ना करूं, क्या वो इनकम है या नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ रूल्स को देखना होगा और समझना होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स, राइट। नंबर 1 कहता है कि आपका जो इनकम है वो एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम से आया। आप डेफिनेट सोर्स समझ रहे हो, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन है, ये जो 5 हैं इनमें से किसी एक में से आया हुआ हो, तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा, जो भी इनकम आप अर्न करते हैं वो लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। अब मैंने मान लो स्मगलिंग की है, वो इनकम मेरी इलीगल है। मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, वो मेरी इनकम लीगल है। इनकम टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इनकम में कोई अंतर नहीं करता। ठीक है, ये यहाँ से सेंटेंस देखो, द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, यानी कोई अंतर नहीं करता लीगल और इलीगल इनकम में। लीगल इनकम पर भी टैक्स लगाएगा, इलीगल इनकम पर भी टैक्स लगाएगा। अब आप कहोगे कि मैडम हम पागल हैं जो हम सरकार को बताएंगे कि हमारी इलीगल इनकम है। देखो, जब तक सरकार को पता नहीं लगता तब तक एक अलग बात है। जिस दिन पता लग जाता है, मान लो हमारे घर रेट बढ़ जाती है और कम से कम 1 करोड़ की ज्वेलरी घर से मिली, तो वो सोर्स तो बाद में पूछेंगे, पहले तो उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पेनल्टी भी लगेगी मेरे ऊपर। तो ये नहीं है कि उसको टैक्स से छोड़ देंगे। इलीगल इनकम होती है क्या, इलीगल इनकम वही होती है जो गलत तरीके से कमाई जाती है, और कई बार इलीगल इनकम उसको भी बोलते हैं जो आप टैक्स से चोरी करके रख लेते हो, वो भी एक तरह से इलीगल ही है। ठीक है, जिस इनकम पर टैक्स नहीं दिया गया वो भी इलीगल ही है, और जो इनकम गलत तरीक़ों से कमाई गई है वो भी इनकम है। ठीक है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट दोनों इनकम में कोई अंतर नहीं मानता और दोनों इनकम को टैक्स लगाने के लिए लायबल मतलब एक तरह से उस लायक समझता है। हाउएवर, लेकिन अब ये याद रखना, जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सैलरी अर्न करने के लिए मुझे 20,000 रुपये खर्च हुए, तो मैं 1 लाख में से 20,000 माइनस करके 80,000 रुपये टैक्स दूँगी।
सिमिलरली अगर मेरी इनकम कोई स्मगलिंग की है और स्मगलिंग करने के लिए भी मेरा कोई खर्चा पानी हुआ है, तो वो स्मगलिंग का खर्चा स्मगलिंग की इनकम में से ही माइनस होकर उसकी इनकम पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी इनकम साल में एक बार हो, या आपकी इनकम बार बार हो, या आपकी इनकम हर महीने हो, या आपकी इनकम हर वीक हो। नो, आपने साल में अगर एक बार भी कोई पैसा कमाया है ना, वो भी टैक्सेबल हो सकता है। मैं हर महीने सैलरी ले रही हूँ, वो भी टैक्सेबल है। एक मज़दूर है, उसको 10 दिन काम मिलता है, बाकी के 20 दिन काम नहीं मिलता है, उसका 10 दिन का पैसा भी टैक्सेबल है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इनकम टैक्स के लिए कि आपकी इनकम रोज़ कमाई जाए, या मंथ में कमाई जाए, या साल में कमाई जाए। इनकम है, उसका टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कमाने से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4, कि इनकम को रिसीव आउटसाइड से करना है। रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड मतलब क्या है? अब मान लीजिए मैंने सैलरी अर्न की 1 लाख रुपए, मैं घर लेके गई और मैंने क्या किया, 20,000 रुपये एक अलग पर्स में रख दिए। ठीक है, अभी मेरी टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख। 1 लाख पर मैं टैक्स दे चुकी। उसके बाद मेरे घर रेट बढ़ जाए और वो 20,000 एक डिब्बे में से निकलें और सरकार कहेगी जी इस 20,000 का भी टैक्स दो, तो मैं कह सकती हूँ ना कि भाई वो तो 1 लाख में से ही तो 20,000 रखे हुए हैं, उस 1 लाख पर तो आप टैक्स ले ही चुके हो, तो वो 20,000 कोई बार, एक बार तो मैं टैक्स दे चुकी ना, तो दोबारा क्यों टैक्स दूँ? पहली तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड मुझे कुछ घर का खर्चा पानी देते हैं और वो मैं थोड़ा सा उसमें से बचा लेती हूँ, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इनकम, वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, हस्बैंड वैसे भी उस इनकम पर टैक्स दे ही चुके होंगे। तीसरी चीज़, इनकम आप हमेशा बाहर से जनरेट करते हैं। बाहर का मतलब समझ लो, जैसे मान लो कोई मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं इनकम वेतन कहाँ से मिल रहा है? बाहर से मिल रहा है ना। ठीक है ना, ये तो नहीं है कि मैंने अपनी एक पर्स में से पैसे उठाए दूसरे पर्स में डाल दिए, वो इनकम हो गई। मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ वो बाहर, इनकम हमेशा आप बाहर से अर्न करते हो, चाहे वो आप बिज़नेस करते हो, चाहे वो प्रोफेशन करते हो। आप देख लेना पाँचों के पाँचों में, पाँचों हेड्स जो भी हैं उसमें हर एग्जांपल में आप यही देखोगे कि इनकम आपको हमेशा दूसरा बंदा देता है, आप अपने आप को इनकम थोड़ी ना दोगे, है कि नहीं बात? ठीक है, अच्छा 5वें पॉइंट में आ जाइए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकम जो है वो मनी की फॉर्म में हो। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है और कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स किस पे लगेगा? पैसों पे लगेगा या चीज़ों पे भी लग सकता है? डेफिनेटली चीज़ों पे नहीं लग सकता, लेकिन उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैं नौकरी करती हूँ, मुझे 1 लाख रुपए तो कैश मिलता है या अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है, और एक मुझे गाड़ी भी दे रखी है कॉलेज वालों ने चलाने के लिए, जो मेरे ऑफिस के काम के लिए है। उस गाड़ी की फैसिलिटी जो उन्होंने दे रखी है उसका इस्तेमाल मैं घर के कामों के लिए भी करती हूँ। तो अब एक प्रोसीजर होगा जिसके तहत हम ये पता लगाएंगे कि गाड़ी का जो भी खर्चा पानी कॉलेज दे रहा है वो भी असल में मेरी इनकम ही तो है। मैं गाड़ी लेके घर चली गई हूँ, गाड़ी में अपने बच्चों को भी ट्यूशन पे ले जाती हूँ, कॉलेज भी ले जाती हूँ, मैं अपने पर्सनल काम भी करती हूँ, मतलब मैं पर्सनल बेनिफिट ले रही हूँ। इसका मतलब उस बेनिफिट का कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, और वो मॉनेटरी वैल्यू निकाल कर मैं अपने 1 लाख की सैलरी में उसको भी ऐड करूँगी और टोटल पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि इनकम सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं, मनी पे नहीं होती, इनकम उन चीज़ों पे भी लगती है जिनको मॉनेटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ ना मनी इक्विवेलेंट, दिख रहा है आपको? मनी इक्विवेलेंट, राइट। छठे पॉइंट पे आ जाएंगे, टेम्परेरी और परमानेंट इनकम। टेम्परेरी और परमानेंट इनकम का मतलब ज़रूरी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा साल जॉब करूँ, हो सकता है मैं 6 महीने बाद जॉब छोड़ दूँ। अब जो मज़दूर है या जो कोई प्राइवेट जॉब करता है उसकी जॉब टेम्परेरी हो सकती है ना। तो टेम्परेरी जॉब करने वाले की भी इनकम टैक्सेबल है और परमानेंट जॉब करने वाले की इनकम भी टैक्सेबल है। तो इनकम परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ नो डिफरेंस। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाएंगे। इफ़ एन असेसी हैज़ अर्न एन इनकम, अगर मैं आपको ये सही सीधा ही समझा देती हूँ कि अगर एक असेसी ने कोई इनकम अर्न की है लेकिन रिसीव नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ अभी हमारे को सरकार ने 1 महीने की सैलरी नहीं दी है, लेकिन देगी तो ड्यू तो हो चुकी ना मेरी, अल्टीमेटली मुझे मिलेगी ना कभी ना कभी। तो अब मैं ये शोर मचाऊँगी भाई मेरे को तो पैसे नहीं मिले, मैं टैक्स क्यों दूँ? नो,
टैक्स आपको देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। एक्रू तो हो चुकी ना। इनकम टैक्स जो होता है वो इस बेस पे लगाया जाता है कि जो इनकम आपकी हो चुकी है या होने वाली है उस पर, ठीक है। 8th पॉइंट पे आ जाएंगे, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट का मतलब समझिए, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है, मान लो मैं कॉलेज के काम से GVM कॉलेज गई, वहाँ तक जाने और आने का मेरा जो है 50 रुपये किराया लग गया और पहले मैंने अपनी जेब से भर दिए। उसके बाद मैं कॉलेज आई, मैंने कहा भैया मेरा 50 रुपये लग गया, कॉलेज ने मुझे 50 रुपये दे दिए। तो अब क्या वो मेरी इनकम है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपये तो मैंने जेब से भैया खर्च कर चुकी हूँ। तो जो खर्च मैं कर चुकी हूँ, जो एक्सपेंसेस मैं दे चुकी हूँ, उनकी वापसी, दैट इज़ नॉट माई इनकम, इज़ नॉट माई इनकम, राइट। अगर कोई खर्चा किया है और वो वापस मिला मुझे, दैट इज़ नॉट माई इनकम, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। 9 पॉइंट पे आएंगे। 9 पॉइंट में कह रहा है कि देखती हूँ मैं क्या कह रहा है, मैंने अभी देखा नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी की इनकम पर कोई चार्ज लगा दिया जाता है। जैसे अभी सरकार ने हमें कहा कि आप अपनी सैलरी का 10% कोरोना के लिए डोनेट करो, हम सब लोगों ने कर दिया। अब वो 10% पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारे पर लीगल ऑब्लिगेशन लगा दिया गया था। जो सैलरी सरकार ने कंपल्सरी काटी है हमारी, तो अब जब हमारे को मिली ही नहीं वो और कंपल्सरी काटी है और वो हमें कभी मिलेगी भी नहीं दोबारा से, तो वो तो हमारी इनकम नहीं हुई ना। जब इनकम नहीं हुई तो फिर टैक्स कैसे का, किस बात का। 10 पे आ जाएंगे, रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा। धर्मादा मतलब डोनेशन, गौशाला वगैरह में आप दान वान करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। जब अगर मान लो मैंने अपने यहाँ से कोई दान दिया और जिसको दान दिया तो दान की इनकम को इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं मानते। जहाँ पे आप दान देते हो ना, दान की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब जो हमने दिया और उन्होंने लिया, तो जिन्होंने लिया है उनके लिए टैक्सेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 11 पे आ रही हूँ मैं। पिन मनी। पिन मनी का मतलब वही बताया था मैंने, छोटा छोटा पैसा जो एक हस्बैंड वाइफ को देता है, वाइफ उसमें से बचा लेती है और उसको टैक्स के लिए रखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, ठीक है। 12 पॉइंट पे आ जाएंगे, डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम होती है, कई बार किसी इनकम पर झगड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मकान लेके बैठी हूँ लेकिन वो मकान मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने कब्ज़ा कर रखा है गलत तरीके से। जिस बंदे का मकान है मैं उसको कब्ज़ा नहीं दे रही हूँ। अब उस मकान को मैंने आगे किराए पे भी चढ़ा दिया है। किराए पे चढ़ाने से इनकम किसके हाथ में आ रही है? मेरे हाथ में आ रही है। हालांकि उस मकान का ऑनर तो कोई और है। अब सरकार बताओ टैक्स किस पे लगाएगी, मेरे पे या उस पर? ऑब्वियसली मेरे पे। क्यों? इनकम कौन ले रहा है? मैं ले रही हूँ। तो ऐसी इनकम जिसके ऊपर झगड़ा होता है वो इनकम इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। जो इनकम ले रहा है ना, टैक्स उसको ही देना होगा। 13 में आ जाइए, डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अभी ऊपर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था ना, ये वाला, ये कहाँ गया? लीगल वाला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता है ये 13 पॉइंट। ये क्या कहता है? डाइवर्जन का मतलब होता है, आपने सड़क पे चलते हो तो आपने देखो ना, डाइवर्ट हो रही होती है, मतलब यू टर्न हो रहा है या कहीं कट रही है सड़क, दैट इज़ डाइवर्जन। ठीक है। तो हम अपनी इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं और हम अपनी इनकम का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब यूज़ करना, डाइवर्जन का मतलब जो है वो इनकम को किसी और जगह शिफ्ट करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी इच्छा से अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये अपनी मदर को दे रही हूँ, ठीक है, तो वो एक तरह से मैंने इनकम को क्या किया? डाइवर्ट कर दिया, राइट। लेकिन वो डाइवर्जन मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, तो उसको मैं डाइवर्जन ना बोलकर एप्लीकेशन बोलूँगी, ये ध्यान में रखना। मैंने उस इनकम को यूज़ किया है। लेकिन अगर सरकार मुझे कहे कि भैया 5,000 रुपये अपनी माता श्री को नहीं देगी तो हम तेरे को ये पैसा नहीं देंगे, तो मुझे मरता क्या ना करता, मुझे देने पड़ रहे हैं। अब वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, समझ में आया ना। अगर तो मैं फांसी में कर रही हूँ तो डाइवर्जन है, अगर मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ तो एप्लीकेशन है। अब आप इन दोनों का अंतर समझेंगे। डाइवर्जन होगा तो फांसी हो गई, तो मैं जो पैसा डाइवर्ट हो गया वो मेरे को मिलाएगा ही नहीं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और जो पैसा मैंने अपनी इच्छा से अपनी माता को दे दिया, चाहे मैं अपनी सैलरी उठा कर दे दूँ, सरकार को उससे क्या लेना देना है कि नहीं बात। अब हम अपना पैसा कहीं पर भी खर्च करते हैं,
तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी से पूछें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसके लिए डाइवर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी इनकम डाइवर्ट कर दी गई है तो दैट इज़ कंपल्सरी और उसके ऊपर टैक्स आप नहीं दोगे। लेकिन अगर कोई इनकम आपने एप्लीकेशन है वो आपकी इच्छा से है, सारी इनकम पर आपको टैक्स लगेगा। चाहे मैंने सारी इनकम अपनी मदर को दे दी है, टैक्स मैं ही दूंगी। 14 पे आ जाएंगे, इनकम में भी इन प्लस और माइनस। अब आप कहोगे ये क्या, ये तो नया पॉइंट मैडम ने बताया, इनकम माइनस में कैसे होगी? मैं बता देती हूँ कैसे माइनस में होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ, क्या बिज़नेस में लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है। तो एक्चुअली ये वही है, इनकम में भी इन माइनस मतलब लॉस, और इनकम में भी इन प्लस मतलब इनकम। एक्चुअली ये है। तो अगर आपके खर्चे आपके इनकम से बढ़ गए हैं तो माइनस में जाएगा, अगर खर्चे इनकम से कम हैं तो आपका प्लस आएगा, प्लस आएगा तो इनकम, माइनस आएगा तो लॉस। अब आप कहोगे कि इनकम टैक्स दोनों पे थोड़ी ना लग सकता है, लॉस पे टैक्स क्यों लगेगा? लॉस पे मैं टैक्स नहीं लगवा रही हूँ, चिंता मत करो। लेकिन लॉस को मैं दूसरी इनकम से एडजस्ट करके और बाकी की जो नेट इनकम बचेगी खाली उस पर टैक्स दूंगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये याद रखना कि माइनस इनकम में बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम। अब जैसे मान लो मेरे 2 मकान हैं, एक दोनों को मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, एक मकान का जो है ना किराएदार किराया लेके भाग गया है तो माइनस में हो गया। अब उस माइनस वाले पैसे को मैं जो मकान किराए पे चढ़ा हुआ है और मैंने उसका किराया ले लिया है, उसकी इनकम में से एडजस्ट करके और जो नेट इनकम मेरी बचेगी ना उस पर मैं टैक्स दे दूँगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आज आपने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ इनकम। वापस मैं लेके चल रही हूँ आपको उधर ही। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कल इंट्रोडक्शन करवा लिया था मैंने। आज हमने बात करी इनकम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कुछ चीज़ें इसमें थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ से लेकर ये कुछ पॉइंट्स करवाए थे, ये डिटेल मैंने अभी छुड़वा दी है आपकी, ये हम कल करेंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट में आपने कुछ रूल्स पढ़ने हैं, वो रूल्स हमारे यहाँ तक हैं। ठीक है, तो ये आपने अब अच्छे से करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को आप 50 बार देख सकते हो और इससे आपका डाटा भी, मतलब आपका जो मोबाइल की जो स्टोरेज है ना वो भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि गूगल में सेव होगा, गूगल क्लासरूम में होगा ना, तो आपकी मोबाइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपको क्लैरिटी आवाज़ की भी है। और ये जो फ़ोटो बार बार डल हो रही है ये खींचने वाले की गलती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने खींच के ऐसी भेजी है, इसमें थोड़ा डल सा आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास बुक आ जाने तो फिर मैं कैम स्कैनर से या दूसरे अच्छे स्कैनर से करके आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। और कोशिश करो जल्दी से जल्दी बेटा इनकम टैक्स की बुक लेने की, क्योंकि इसके ज़्यादा दिन ना आपको चल नहीं पाएगा, बार बार आपको फिर फ़ोन उठाना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि आप बुक खोल के बैठें और साथ साथ मेरा लेक्चर देखें, और उससे क्या होगा आपको जल्दी समझ में आएगा। और हो सकता है कुछ बच्चों की इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम आ रही हो, तो देखो अभी जो मैंने आपको समझाया, हिंदी में भी समझाया, इंग्लिश में भी हो गया। इंग्लिश की बुक में आपको कोई टिपिकल चीज़ नज़र आई है अब तक? मेरे हिसाब से तो नहीं आई है। ठीक है, आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, हिंदी मीडियम की तो बुक आ ही जाएगी तब तक आपकी। लेकिन आप ये देखना, ये पक्की बात है, हिंदी की बुक में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है बजाय इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश ईजी है, हिंदी में टिपिकल वर्ड्स होंगे, फिर वो आपको परेशान करेंगे। तो खैर वो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा, कल आपको फिर लेक्चर अगला मिल जाएगा। अब इस चीज़ को आप ये मत लेके चलना कि मैडम ने ये डाल दिया बात ख़त्म हो गई, हम करें या ना करें। नो, मैंने साथ के साथ अब बीच में किसी भी दिन फिर वही लाइव सेशन लेकर सबसे मैं क्वेश्चनिंग भी करूँगी, पूछूँगी भी सही, ये बता दूँ मैं। तो ये मत सोचना कि भाई ढीले ढाले सुर में जैसे अभी तक बैठे थे तो आगे भी काम चल जाएगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, बहुत मस्तियाँ हो गई हैं। जो लेक्चर आता है उस लेक्चर को ध्यान से सुनो, और कोई दिक्कत आए ना तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दिया करो। ठीक है, और हफ्ते में 1 या 2 लाइव सेशन भी रखूँगी ताकि मैं आमने सामने बात कर सकूँ, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।